मैसेज डाल दिया। चलो अपना पढ़ाई कर लो फटाफट। ऐसे मत छेड़ो, चश्मा तो ढीला हो जाएगा। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाहूनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल तक हमारी चर्चा मति ज्ञान, उसके अवग्रह, ईया, अवाय और धारणा, इन 4 भेदों पर चली। अब अगला सूत्र है सूत्र नंबर 16। तो यहाँ शिष्य पूछता है कि इन अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा आदि के द्वारा किनका ज्ञान होता है? ठीक है, यानी कैसे हैं वो पदार्थ, पदार्थों का स्वरूप कैसा है जिनको मति ज्ञान जानता है। तो उन पदार्थों के स्वरूप को बताते हैं। बहुविध, क्षिप्राणि, श्रुता नुक्त, ध्रुवाणाम, सेतराणाम। देखिए इसके क्या अर्थ है, कितने प्रकार के होते हैं। बहु मैंने बहुत, बहुविध मैंने बहुत प्रकार के, क्षिप्र माने शीघ्र, अनिश्रित, निश्रित माने निकला हुआ, अनिश्रित माने नहीं निकला हुआ, माने प्रगट को कहते हैं निश्रित और अप्रगट माने अनिश्रित। अनुक्त, उक्त माने होता है कहा गया, और अनुक्त माने नहीं कहा गया। ध्रुव माने स्थिर, और कहते हैं स इतराणाम, से इतर माने इनसे विपरीत। किन से विपरीत? देखो 6 बातें हैं। नंबर 1 बहु, नंबर 2 बहुविध, नंबर 3 क्षिप्र, फिर है अनिश्रित, आ है ना, क्षिप्रानिश्रित, अनुक्त और ध्रुव। ये 6, और से तराणाम, इनसे इतर, इतर माने इनसे अपोजिट, इनके दूसरे प्रतिपक्ष। जैसे बहु का क्या होगा? एक या अल्प। बहु का इतर क्या होगा? एक या अल्प। बहुविध का क्या होगा? अल्पविध या फिर एकविध। क्षिप्र, इसका अपोजिट होगा अक्षिप्र। अनिश्रित का होगा निश्रित, अनुक्त का होगा उक्त, ध्रुव का होगा अध्रुव। तो 6 और 6, ये कितने हो गए? 12। ये 12 पदार्थों के 12 प्रकार कहे कि हम किन किन प्रकार के पदार्थों को इन मति ज्ञान से जान सकते हैं। अब आइए इसकी चर्चा करेंगे तो और स्पष्ट होगा। चलिए पढ़िए, भाभी जी आप पढ़िए। बहुविध क्षिप्राणि ही क्षिप्रा अनिश्रुता अनुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे? बहुविध क्षिप्राणि श्रुता। ठीक है, पढ़ते वक्त हमें तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, बाद में मिला के पढ़ लेंगे। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, यानी बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। क्षिप्राणि पे ब्रेक कर लो आप यहाँ पर पढ़ने के लिए पहले। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। सेतराणाम। अब पढ़ेंगे एक साथ।
बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। हाँ चलिए। बहु बहुविध क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त, ध्रुव और इनके विपरीत एक, एक विध, अक्षिप्र, निःसृत, उक्त, अध्रुव का होता है। क्या होता है? मति ज्ञान। ज्ञान, ठीक है, मति ज्ञान। अवग्रह या अवय धारणा द्वारा किनका मति ज्ञान होता है? कि बहुत का, बहुत विध का, ठीक है, एक का, एक विध का, क्षिप्र का, अक्षिप्र का, अनिश्रित का, निश्रित का, अनुक्त का, उक्त का, ध्रुव का, अध्रुव का, यानी इतने सब प्रकार के पदार्थों का इंद्रिय और मन के द्वारा मति ज्ञान होता है। चलिए बताते हैं बहु क्या है, बहुविध क्या है। पढ़िए। वस्तु के बहुत विषय को ग्रहण करने वाला ज्ञान बहु है। जैसे अधिक मात्रा वाली वस्तु को ग्रहण करना। यहाँ बहुपद संख्या या विपुलवाची है। यहाँ बहुपद संख्या या विपुलवाची है, जैसे बहुत चावल, बहुत दाल आदि। देखिए विपुल समझ गए ना, विपुल माने विशाल। जैसे बहुत चावल, बहुत दाल, ये क्या हो गए? पदार्थ तो हैं, लेकिन ये हो गए बहु। बहु माने बहुत। अभी बहुत प्रकार नहीं आया, अभी बहुत आया। बहुत दाल, बहुत चावल, संख्यावाची अथवा विपुलवाची। देखो कुछ काउंटेबल होते हैं, उनको हम संख्यावाची कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने जाना 50 लोग, तो बहु हो गया। ठीक है, जैसे मुट्ठी भर चावल, ये बहु हो गया। अच्छा, अब बहुविध क्या है? पढ़िए। एक वस्तु की अनेक जातियों को ग्रहण करने वाला ज्ञान बहुविध है। देखो, जैसे हाँ पढ़िए पढ़िए। जैसे धोली, काली, खंडी मुंडी इत्यादि अनेक जाति वाली गायों के समूह को जानना। यहाँ बहुपद संख्या या विपुलता वाचक और विध पद प्रकार या जाति वाचक है। अतः वस्तु की विविध जातियों का ज्ञान होना बहुविध है। देखो बहुविध का मतलब हो गया बहुत प्रकार। जैसे एक गाय, ठीक है, गाय के संबंध में अनेक प्रकार की गायें होती हैं। ठीक है, काली, मुंडी, खंडी, धोली, काली, ये इस प्रकार इनका ज्ञान होना ये बहुविध कहलाएगा। जैसे परिमल, बासमती, ठीक है, छिप्पी और जोन जोन से होते हैं, ऐसे इतने प्रकार के चावल होते हैं। ये क्या हो गया? बहुविध। चलिए क्षिप्र। क्षिप्र अल्पकाल रहने वाली वस्तु का ज्ञान होना क्षिप्र है। जैसे शीघ्रता से गिरती हुई जल की धारा को जानना। अथवा मैंने इसका एक उदाहरण ये भी दिया था कि मास्टर जी फटाफट सवाल करते जाते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, और बच्चा उसको फटाफट फटाफट ग्रहण करता जाता है। तो इसका ये भी है कि तीव्र गति से जाती हुई वस्तु को तुरंत जान लेना। ठीक है, जो शीघ्रता से फटाफट समझाई जा रही है उसको पकड़ लेना। तो यानी जैसे अल्पकाल भैया रहने वाली। चमकती है उसकी भी मान सकते हैं। हाँ ऐसा भी कह सकते हो, आपने उसको बहुत जल्दी से जान लिया फटाफट। चलिए। गूढ़ रूप ढकी हुई वस्तु का ज्ञान होना अनिश्रित है। देखो, जैसे निस्रत मैंने होता है जो प्रगट है, और अनिश्रित मैंने होता है जो प्रगट नहीं है, बाहर निकली हुई नहीं है। गूढ़ रूप ढकी हुई वस्तु का ज्ञान होना, जैसे जल में डूबे हुए हाथी का बाहर निकली हुई सूंड देखकर ज्ञान कर लेना। किसी वस्तु का वह एक अंश प्रकट है जिसके बिना वह वस्तु होती ही नहीं। उस एक अंश से सर्वांग वस्तु का अथवा किसी सर्वांग वस्तु से उसके समान अन्य किसी अप्रगट वस्तु का ज्ञान करना, गवाय देखकर गाय का ज्ञान करना इत्यादि स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान से वस्तु ग्रहण अनिश्रित ज्ञान है। देखो गवर माने मेरे ख्याल से ग्वाला होगा। जैसे ग्वाला दिखाई दिया हमें, तो हमें समझ में आ गया कि गाय यहाँ होगी, है ना। अथवा हाथी की जरा सी सूंड पानी के बाहर निकली है, उस जरा सी सूंड को देखकर
कि इसके अंदर हाथी है, ऐसा ज्ञान कर लेना, ये अनिश्रित ज्ञान है। अच्छा, अथवा हाँ, गवाह देखकर गाय का ज्ञान करना इत्यादि। और स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान से वस्तु का ग्रहण अनिश्रित है, क्योंकि प्रकट तो है नहीं। कोई और लक्षण देखकर साधन से साध्य का ज्ञान किया। जैसे धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान किया। अग्नि तो प्रकट नहीं है, लेकिन उसके धुएं के माध्यम से हमने उसका ज्ञान कर लिया। अथवा अभी वो वस्तु नहीं है, लेकिन अपने को स्मरण में आया वो ज्ञान, तो इन सबको कह रहे हैं वो अनिश्रित ज्ञान है। अब अनुक्त, बिना कहे ही दूसरों के अभिप्राय से वस्तु का ज्ञान होना अनुक्त है। देखो सामने वाले ने कहा नहीं, लेकिन बिना कहे दूसरे के अभिप्राय से वस्तु का ज्ञान हो जाना अनुक्त है। माने उसका हाव भाव देखकर, उसका कोई संकेत, चिन्ह, प्रतिक्रिया के द्वारा उसका अभिप्राय जानकर हमें वस्तु का ज्ञान हो जाता है। भैया जैसे काले बादल देख के जान लेना कि बारिश आने वाली है, ऐसे मान सकते हैं? वो तो उसमें चला गया पहले वाले में, अनिश्रित ज्ञान में। अनिश्रित में यहाँ क्या है, अनुक्त माने बोली गई बात, तो बिना अच्छा, बोले, बात। जैसे कोई ठीक कुछ ठीक। कहना चाहता है लेकिन कहे नहीं। आपके आने पर दो लोग बातें कर रहे थे, चुप हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आप बिना कहे समझ गए कि चलो भाई इनको थोड़ा सा प्राइवेसी दे दो, इन्हें बात करनी है। ठीक है, तो ये हो गया इसको अनुक्त। जैसे किसी ने ऐसे अंगूठा दिखा दिया तो माना समझ में आ हाँ गया कि भाई हाँ, बात हाँ पक्की है। हाँ, ये भी है, किसी इशारे से, संकेत से, माने मुंह से बोले बिना ही उसके अभिप्राय को ग्रहण कर लेना। ठीक है। आगे या जैसे पढ़िए। माँ ने आके दिखाई तो बच्चा समझ गया कि माँ हाँ गुस्सा है। बिल्कुल, चलिए आगे पढ़िए। अचल रूप बहुत काल पर्यंत रहने वाली वस्तु का ज्ञान होना ध्रुव है, हम्म जैसे पर्वत आदि का ज्ञान होना। हम्म मानो वहीं का सेतर, वहीं स्थिर है, वहीं की वहीं है। ठीक है, और फिर उसका ज्ञान किया तो ये ध्रुव। और अल्पकाल रहने वाली वस्तु का, जैसे यहाँ से ट्रेन में बैठे होते हैं तो पेड़ निकल गया तुरंत, और उस तेजी से उसका ज्ञान कर लिया। ऐसे शीघ्रता से गिरती हुई पानी की बूंदें आपको दिख जाना ऊपर से, ये क्षिप्र ज्ञान था। और ध्रुव में क्या लिया, पर्वत आदि का ज्ञान होना, जो अचल हैं। अब इनके विपरीत देखिए। सेतर, स प्लस इतर। स माने सहित, इतर माने प्रतिपक्षी। इन बहु आदि के प्रतिपक्षी विपरीत का ज्ञान होना सेतर है। अब विपरीत का ज्ञान होना, अब विपरीत कौन से हैं, हमने आपको पहले ही बताया, इसको इतर भी कहते हैं। जैसे एक होता है नित्य निगोद, और उससे दूसरा, उसको कहते हैं इतर निगोद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अदर, उसके अलावा कोई दूसरा जो पक्ष है, इसी को यहाँ इतर कहते हैं। अब आइए बहु का प्रतिपक्षी अबहु। अब हम्म अल्प या एक है। हम्म बहुत वस्तुओं में से अल्प या एक वस्तु का ज्ञान होना अबहु या अल्प नामक मति ज्ञान है। ठीक है। विद का प्रतिपक्षी अल्पविद या एक विद है। बहुत प्रकार की वस्तुओं में से किसी एक जाति की वस्तु को जानना एक विद है। जैसे हाथी, घोड़ा, मनुष्य आदि के समूह रूप सेना में से मात्र मनुष्य को जानना। अब देखो, बहुत बहुत प्रकार के हैं, उनमें से किसी एक प्रकार को जानना, उसका नाम है एकविद। सेना में हाथी भी बहुत सारे हैं, घोड़े भी बहुत सारे हैं। ठीक है, यद्यपि वो मनुष्य बहु हैं सेना में, माने 2000 मनुष्य हैं। ठीक है, अब वो बहु कहलाएंगे मनुष्य का ज्ञान, या एक विद कहलाएगा? भैया बहू में भी ऐसे ही लग रहा है, बहू का प्रतिपक्षी देखो, बहुत लेकिन वस्तुओं में से। हाँ, देखने का नज़रिया चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, कि जब आप वहाँ बहुत सारे मनुष्य देख रहे हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं,
अभी आप हाथी घोड़ा इसकी बात नहीं है, मनुष्यों को, और ये तो बहुत सारे मनुष्य हैं, तो ये हुआ आपको बहु का ज्ञान। और जब आपने देखा कि राजा की सेना आई, हाथी घोड़े हैं मनुष्य, ऐसा आपने देखा, अब है तो उनमें बहुत कुछ, लेकिन आपने उनमें से क्या कहा कि एक मनुष्य को देखा। किसको देखा? मनुष्य को। तो मनुष्य क्या है कि उन सब में से एक प्रकार है, सेना में से, जो सेना 7 प्रकार की सेना मतलब है। भैया इसमें ऐसे लगा सकते हैं, जैसे हमने अलमारी खोली, उसमें तरह तरह की दालें रखी हुई हैं और हमने उसमें से एक दाल जान ली कि ये अरहर की दाल हमें ये हो लेनी गई है। एक विध, हाँ, ये हो गई लेकिन एक विध। ये क्लियर नहीं हुआ, बहु का प्रतिपक्षी बहु अबहु अल्प या एक है, बहुत वस्तुओं में से अल्प देखो या सुनो, एक वस्तु का ज्ञान होना। देखो देखो जैसे आपने जो दाल देखी ना, अब जो हम्म। दाल है वो बहुत है, माने एक कट्टा भर के दाल है, वो तो हो गया बहु, यानी बहुत। और बहुविध क्या होगा कि अब वो दाल भी अरहर है कि मलका है कि उड़द है कि मूंग है, ऐसा देखना, ये हो गया बहुविध, बहुत प्रकार की है। अच्छा, बहु का अपोजिट इन्होंने कहा अल्प। अब जैसे बहुत दालें देखी थी आपने, ठीक है, अब सिर्फ एक दाल, एक माने एक दाल का दाना हो, या फिर थोड़ा, एक मुट्ठी भर, तो वो कहलाएगा अल्प। ठीक है, अच्छा, अब अल्प है, ये अल्प हो गया। अब आ जाओ बहुविध पर। बहु समझ में आ गया? बहु में कोई एक चीज बहु है, तो बहुत सारी है, कई तरह की चीजें हैं, उसमें से एक चीज जान ली हमने। बहुविध में तो समझ में आ गई वो बात क्लियर, बहुविध हो गया। कि भाई बहुत सारी चीजें, बहुत तरह तरह की चीजें, मीन्स मैनी हाँ, टाइप्स, टाइप्स बहुत हैं उसमें। हाँ, उनमें से किसी मैनी एक टाइप, टाइप, एक टाइप जान ली। वो और एक विध बहू हो में गया। कि भाई बहुत बहुत सारी दाल थी, लेकिन उसमें से हमने एक मुट्ठी जान ली, मतलब ये चीज अभी भी वैसे मुझे क्लियर नहीं देखो हुई। ऐसा है, सुनो, जैसे बहुत माने ढेर लगा हुआ है अनाज का, तो वो तो हाँ बहुत जी, अनाज का ज्ञान है, ठीक है बहुत अनाज का ज्ञान है। ठीक है, जी। अब उसमें थोड़ा अनाज हो, देखो बहु का अपोजिट अब समझ, एक भी हो सकता है, अल्प भी हो सकता है। अब समझ में आ गई, अब समझ में। बहु माने आप ये समझ लो, या तो कह दो आप मैनी, या फिर मच, और यहाँ हो अब जाएगा फ्यू या लिटिल। हाँ, अब समझ आ गई। और वहाँ टाइप्स लिए जाएंगे उनकी जातियों में से, एक जाति का हम्म। ज्ञान होना एकविध, अथवा थोड़ी जातियों का ज्ञान होना अल्पविध, और बहुत अब जातियों का ज्ञान होना बहुविध। ठीक है, ठीक है। आगे पढ़िए। आगे बढ़ो। हाँ जी। क्षिप्र का प्रतिपक्षी अक्षिप्र है। मंद गति से गमन करती हुई वस्तु को ग्रहण करना अक्षिप्र है। जैसे मंद गति से गमन करते घोड़े हाथी को जानना। ठीक है, इसका अपोजिट ये तो हमने पढ़ा था जैसे क्षिप्र, बिजली की चमक जान तेज लिया एकदम। तेज गति से जाती हुई चीज को जानना वो क्षिप्र, और मंद गति से जाती हुई चीज को जानना वो अक्षिप्र। ठीक है, क्लियर है। अनिसृत का प्रतिपक्षी निसृत है। विद्यमान, प्रगट, प्रत्यक्ष, खुली वस्तु को जानना निसृत मति ज्ञान है। जैसे जल से बाहर खड़े हाथी को जानना। क्लियर है तो। अनुक्त का प्रतिपक्षी उक्त है। दूसरों के द्वारा कही गई वस्तु का ज्ञान करना उक्त है। जैसे घट कहे जाने पर घट का ज्ञान होना। ध्रुव का प्रतिपक्षी अध्रुव है। अध्रुव, चंचल, विनाशिक, अल्पकाल रहने वाली वस्तु का ज्ञान होना अध्रुव है। जैसे आकाश में चमकती क्षणिक बिजली का ज्ञान होना। सुनो, आप देखो दोनों में क्या अंतर पड़ा। आपने पहले क्या पढ़ा था? क्षिप्र वो पढ़ा था। सुनो, हाँ, जल्दी से जा। हाँ, क्षिप्र में भी यही कहा था, अल्पकाल रहने वाली वस्तु का ज्ञान। देखो क्षिप्र में भी यही था, अल्पकाल रहने वाली वस्तु का ज्ञान, और यहाँ पे भी यही कह रहे हैं। तो इनमें अंतर यह है कि क्षिप्र में तो वो वस्तु
जल्दी से आई पर वो मौजूद ही रहेगी, और इसमें हाँ, आई और चली गई। देखो उसमें क्या होगा, क्षिप्र में वो गमन करेगी मंद गति से, सॉरी तीव्र गति से गमन करेगी क्षिप्र में। हाँ हाँ। ठीक है, तीव्र गति से गमन करेगी, और इसमें क्या होगा कि वो नष्ट ही हो जाएगी। हाँ, वो दिखेगी ही नहीं फिर। अध्रुव का मतलब होता है विनाशिक, हाँ, ध्रुव का मतलब शाश्वत। ठीक है। यानी कि ये जो बिजली का उदाहरण वहां पे दे रहे थे, ये वहां नहीं हाँ, लगेगा, ये यहाँ लगेगा। यहाँ लगेगा, हाँ, तो क्योंकि यहाँ तो बिजली आई और चली गई। पानी की बूंद गिरी, ठीक है, आप ट्रेन में बैठे हैं, तेजी से गुजरते हुए पेड़ दिखाई दिए, ये सब क्षिप्र ज्ञान का भेद आएगा। वहाँ क्योंकि वो तो अल्पकाल। वहीं रहे, हाँ, वो तो वहीं रहे ना, वो कहीं चले नहीं गए। बस। बिजली तो आके चली जाती है, हाँ, गायब हो गई ना वो, गायब भी हो गई। ठीक है, नष्ट हो ठीक गई। है। हाँ, तो इस ये उदाहरण प्रकार वहां पर था। इन 12 प्रकार की वस्तुओं का, अब समझना 336 भेद की कहानी। इन 12 प्रकार की वस्तुओं का अवग्रह भी होगा, फिर ईहा, फिर आवाय, फिर धारणा। ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक के, यानी जो 12 प्रकार के हमने पदार्थ बताए, इनमें से प्रत्येक के चार चार भेद हो गए, कि बहु का अवग्रह इहा अवाय धारणा, बहुविध का अवग्रह इहा अवाय धारणा। तो 12 चौक 48 हो गए ना, हर एक के चार चार। ये हाँ 336 जी, भेद बता रहे हैं मति ज्ञान के कैसे बनेंगे। तो 48 समझ में आ गए, 12 चौक 48। अब हाँ आगे जी, देखिए। 12 चारों के। हाँ, अब ये जो 12 सभी 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से इनका ज्ञान होता है। इन सब पदार्थों का ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है। तो अब 6 से गुणा करो इसे, जो आपका 48 आया, 48 को 6 से गुना करो, तो 48 छिक 288 भेद हो गए। ठीक है। अभी 336 भेद आगे बनाएंगे, क्योंकि जो अवग्रह होता है ना, अवग्रह वो दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यंजना अवग्रह, एक होता है अर्थावग्रह। तो जो व्यंजना अवग्रह है वो चक्षु और मन के द्वारा नहीं होता, न न चक्षुरन इंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन के द्वारा व्यंजना अवग्रह नहीं होता, लेकिन अर्थावग्रह 6 के 6 से होता है। तो ये जो हमने अभी भेद बनाए अर्थावग्रह की अपेक्षा बन गए। अब अगर व्यंजना अवग्रह के देखोगे, तो इन 288 में 4 इंद्रिय के द्वारा इन 12 का ज्ञान होगा। व्यंजना अवग्रह सिर्फ 4 इंद्रियों से होगा, चक्षु और मन से नहीं होगा। तो 12 चौक 48 और प्लस कर दो 288 में, कितना हो जाएगा? 1248 और वो नहीं नहीं, 288 हुए थे ना, उसमें 188 48 और जोड़ दो। 88 और 4 292 और 40 312 हाँ, एक मिनट, फिर कुछ गड़बड़ हो रही है। 22 322। एक मिनट, 288 हो गए थे ना, 288 में, अच्छा व्यंजना अवग्रह 4 इंद्रियों से होगा। हाँ, एक बात और, ये अवग्रह ईहा अवाय धारणा, ठीक है, व्यंजन का मात्र अवग्रह होता है, ईहा अवाय धारणा नहीं होते, क्योंकि अस्पष्ट पदार्थ के ज्ञान को व्यंजना अवग्रह कहते हैं। भैया ये ना नए नए चक्र पढ़ रही थी मैं एक बार, बहुत अपने आप से ही पढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसमें भी व्यंजना वगैरह और अर्थ वगैरह आया था। तो ये हम्म। व्यंजन और अर्थ होते क्या है, पहले तो यही नहीं पता हमें, आप बता रहे हो व्यंजना अभी अभी व्यंजन ऐसा है। क्या होता है और अर्थ वगैरह हाँ, क्या होता है। मुझे अभी थोड़ा सा वेट करो बस, नेक्स्ट सूत्र वही है। ठीक है, ये देखो, अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अभी ठीक, ये खुलासा हो जाएगा। ठीक। वैसे इसका मतलब ये समझे, हमने इतने बड़े बड़े शास्त्र तो सुन लिए हाँ। और हमने ये पढ़ा नहीं है
तो हमें तो उनके ढंग से इसलिए तो अर्थ नहीं समझ में आते। सही बात है। पहले ये पढ़ना चाहिए था हमें किसी ज्ञानी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ा अच्छा है, लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा क्रम से पढ़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पहले, तो हमें वो बड़े ग्रंथ जो हमने पढ़ा ना, तो हमें उसका रहस्य विशेष भासित होता हाँ, सही बात है ना। नुकसान तो सही कुछ कह। भी नहीं है, जितना समय हाँ, लगा है सही अच्छा है। सही बात है। देखो, पढ़े आगे। एक मिनट, ये देखो आप, करणादि चार इंद्रियों से अव्यक्त शब्द आदि का मात्र अवग्रह ही होता है, इहा आदि नहीं। अतः व्यंजना अवग्रह के चार भेद हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन से अवग्रह इहा अवाय धारणा, ये चारों होते हैं, लेकिन व्यंजना अवग्रह के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु से ही होंगे सिर्फ। चलो अभी आगे आएंगे तब पढ़ेंगे। चलिए, इन 12 प्रकार की वस्तुओं का अवग्रह यह अवाय धारणा रूप मति ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रत्येक के चार चार भेद होने से सब मिलकर मति ज्ञान के 48 भेद हो जाते हैं। ये तो हो गए 12 चौक 48। ठीक है, अब ये 5 इंद्रिय और छठे मन के द्वारा होते हैं, तो फिर अब इनको 6 से गुना करिए 48 को, तो ये आ गए आपके 288 भेद। ठीक है, अभी 336 कैसे होंगे, जब वो सूत्र पढ़ लेंगे व्यंजना अवग्रह वाला, तभी समझ में आएगा। चलिए अब आगे देखिए, अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है बहु और बहुविध में। बहु और बहुविध में क्या अंतर है? बहुतपना तो बहु और बहुविध दोनों में है, परंतु उनमें एक प्रकार की जाति का अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति सामान्य रूप से अनेक शास्त्रों के अर्थ का व्याख्यान करता है, परंतु उनके विशेष रूप पृथक पृथक अर्थों को नहीं कहता है, यह तो बहु का उदाहरण है। दूसरा व्यक्ति बहुत शास्त्रों में भी उनके परस्पर पृथक पृथक अनेक भेद रूप कथन करता है, यह बहुविध है। देखो क्या कहना चाहते हैं कि कोई शास्त्र के अर्थ का व्याख्यान करता है, तो उसके अर्थ का व्याख्यान तो किया, वो तो बहुत हो गया। ठीक है, जैसे आपने 415 गाथाएं पढ़ी, बहुत हो गया, लेकिन अब उसमें से जो एक एक आपकी गाथा थी, उसके पृथक पृथक अर्थों को, माने किसी एक ही शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं, तो उसको कहेंगे बहुविध, बहुत जैसे बहुत कल प्रकार आपने के। बताया था अक्षमा ने आत्मा भी और अक्षमा ने हाँ, इंद्रिय भी है, तो ये हो और गया। बत बिल्कुल opposite है, एकदम अपोजिट। हाँ, अपोजिट है। आत्मा और इंद्रिय तो एकदम अपोजिट हो गए। तो बहुत और बहुत विध मैंने बहुविध मैंने बहुत प्रकार की जातियों का ज्ञान होना। जैसे दूसरा व्यक्ति बहुत शास्त्रों में भी, बहुत तो हैं, लेकिन उनके परस्पर पृथक पृथक अनेक भेद रूप कथन कहता है। जैसे एक ही शब्द के अनेक अनेक प्रकार से भेद कर करके कथन कर करके कहता है, तो वो हो गया अनेक विध अथवा बहुविध। अथवा जैसे पढ़िए, हाथ का बाजा रूप तत्, डंके का बाजा रूप वितत। ये तो पूजाओं में आते हैं, तत् तत् वितत। ये आपको पता चलेगा, ये उनके स्वरों का माने आवाज होती है, तो इसलिए उसको तत् वितत सुशिर, ऐसे ऐसे ये जो शब्द हैं, जैसे सुशिर होती है बांसुरी की आवाज, तत् झांझ तबले मंजीरे का की, बाजा हाँ, घन। घन कहलाता है। तो पुराने वाली जो पूजाएं होती हैं कि घननम घननम घन घंट बजे, द्रम दम मृदंग सजे। ठीक है ना, हाँ, द्रम दम आवाज आती है मृदंग की, घननन आवाज होती है झांझ मंजीरे की, झांझ डंके मंजीरे की की जब हिड़त। बात क्लियर हो गई। हाँ, बीन सबके साउंड आदि है। फूंक, बीन आदि फूंक का बाजा रूप सुशिर। मतलब हम्म, पुराने जो कवि थे उनको कितना ज्ञान था। हाँ इस बाजे की आवाज को तत् कहते हैं, इस हाँ बाजे की आवाज तत्। हम तो सीधे सीधे बस अब ये कहते थे म्यूजिक।
हाँ। छुट्टी करी। हम्म। और वितत देखो, जान चिरे। आप जो जानकार होते हैं ना म्यूजिक के, जब कोई म्यूजिक बज रहा हो तो वो सारी, माने तबला भी बज रहा है, झांझ भी बज रही है, मंजीरे भी बज रहे हैं, पियानो भी बज रहा है, बांसुरी भी बज रही है, लेकिन वो एक एक को मुख्य गौण करके भी जानते हैं कि बांसुरी में ये कमी हो रही है, अभी थोड़ी बांसुरी को ऐसे ठीक करो। अभी ढोलक भी बज रही है साथ साथ, ढोलक में थोड़ा सा ये वाला नहीं, वो ऐसे दो थाप दो, एक दो। और फिर जब सब सेट कर लेते हैं तो फिर मिलाकर उसका आनंद भी लूटते हैं। चलिए आगे। बीन आदि फूंक का बाजा रूप सुशिर हम्म। इत्यादि शब्दों तथा इसी प्रकार के अन्य भी शब्दों का सामान्य रूप ग्रहण करना बहु है। यानी बहुत प्रकार के बाजों ये की ना आवाज मैंने आप सुन रहे हैं। अकेले पढ़ने की कई बारी कोशिश करी, अच्छा। पल्ले ही ना पड़ा कुछ भी। और जैसे आप पढ़ा रहे हो ना तो इसमें आनंद आ रहा है, तब तो मैं पढ़ती थी और बोर होके बंद करके रख देती थी। कई कई बार शुरुआत करी पर कभी पढ़ ही नहीं पाई। नहीं, ये तो हर एक चीज़ का ऐसे ही है, क्योंकि इसमें हम टाइम लगाते हैं। जब अकेले पढ़ते हैं ना तो हम इतना टाइम नहीं लगाते, हम तो पढ़ा और आगे बढ़ गए। आप आधे घंटे में 10 पेज पढ़ जाओगे, और अभी आधे घंटे में एक ही पेज होगा, तो धारणा ज्ञान भी उसका अच्छा बनता है। और मैं इसमें जो आता ना कि एक ज्ञानी गुरु की देखना बहुत जरूरी है, वो भी बात है, बहुत जरूरी है। वैसे अपने आप नहीं कर सकते हम। देखो, हर एक चीज़ का ना अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है, कि अब आप ज्ञानी गुरु के ही सुनते ही रहोगे तो अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। वहाँ वो भी अटक हैं जब अपने स्वरूप में लीन होना हो, और जब स्वरूप लीनता तक नहीं पहुँचे तो ज्ञानी गुरु का जो देशना है वो उपकारी है। और ज्ञानी गुरु की देशना भी नहीं मिली तो उसके पहले जो कुछ भी अपने को उपलब्ध है, देव शास गुरु जो भी समागम है, वो भी कार्यकारी है। जैसे स्कूल में जाते हैं तो जो टीचर पढ़ाता है वो बहुत उपकारी है, लेकिन जो 10th के बच्चे होते हैं ना, उनसे कहते हैं बेटा आप स्कूल आओ मत, अपना छुट्टी लेके घर पे पढ़ाई करो, क्योंकि अब उनका लेवल वो आ गया कि अब उनको टीचर की कम, अपनी सेल्फ स्टडी की ज़्यादा ज़रूरत है। और कभी सेल्फ स्टडी से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गुरु की, यानी स्वयं भी पढ़ना, दूसरे से सुनना भी, सबकी अपनी अलग अलग उपयोगिता है। अभी तो 5 दिए हैं ना, वाचना पृछना आमना, हाँ, इसलिए तो 5 प्रकार दिए हैं। बिल्कुल। तो पांचों प्रकार सही। का स्वाध्याय करना चाहिए। हम्म, तो ऐसे कह रहे हैं अनेक प्रकार के बाजों का ग्रहण करना, ये तो हो गया, बहुत बाजे सुने हमने। अब उनमें से भी पृथक पृथक ग्रहण करना। देखो, ये ढोलक की आवाज है, ये बांसुरी की आवाज है, ठीक है, और ये बांसुरी की आवाज भी बहुत बहुत प्रकार की है। ये हो गया बहुविध। पहले सामान्य जाना कि बाजों की आवाज आई, ये हो गया बहुत। अब उसमें कहा बहुत तो आई, लेकिन बहुत प्रकार की आई, ये सुशिर है, तत् है, वितत है, घन है, ठीक है, तो ये हो गए बहुत प्रकार। चलिए, बहु और बहुविध का अंतर बताया। अब उक्त और निस्रत में क्या अंतर है? उक्त और निस्रत में क्या अंतर है? पर के उपदेश पूर्वक पदार्थ को जानना उक्त है, और पर के उपदेश बिना स्वयं ही पदार्थ को जान लेना निस्रत है। यही इन दोनों में अंतर है। देखो, निस्रत तो कहा था निकला हुआ, जैसे हाथी बाहर खड़ा है तो उसको तो आपने देख के जान लिया, किसी के उपदेश की जरूरत है ही नहीं। लेकिन उक्त में क्या होता है कि कोई बताए, देखो देखो हाथी, तो किसी के कहने से आपने जाना, वो हो गया उक्त। लेकिन निसरत निकला हुआ है, छिपा हुआ नहीं है, प्रकट है, लेकिन किसी के कहने पर नहीं जाना, स्वयं से ही जाना। तो दोनों में डिफरेंस होगी। भैया इसमें ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे मान लो दूध आया तो जो जानता है दूध में से घी निकलता है, वो कहेगा हाँ, इस हाथ लगा के जैसे कह देते थे इसमें इतना घी है, तो ये तो हो गया उक्त, नहीं है नहीं, ना। ये हो मतलब गया मान लो निसरत। मुझे आपने बताया, आपने मुझे बताया ना, ठीक है, उसे उक्त देख हो के गया। बिना देखे। मैंने आपके उपदेश पूर्वक जाना कि हाँ दूध में घी है, मतलब मुझे नॉलेज नहीं है दूध के हाँ, घी ये की। उक्त हो गया। किसी सामने वाले ने मुझे बताया हाँ इस दूध में 1 किलो दूध में 50 ग्राम घी निकल जाएगा। और पर के उपदेश बिना जब मैं कर लूं, देख लूंगी, मुझे नॉलेज हो जाएगी। और निकाल ही लूंगी उसमें से घी। जब मैं दूध में से घी निकाल लूंगी
तो फिर वो निश्रित हो गया, वो तो दिख ही गया साफ तौर हाँ, पे। निसरत में होना चाहिए प्रगट, क्योंकि दूध में तो वो अनिसरत है, हाँ, और जब वो दूध वो से बाहर निकाल लिया आपने तो वो निसरत है। वो निश्रित है। ठीक है। अब शिष्य पूछता है कि बहु आदि को जानने वाले अवग्रहादि रूप 288 भेद किसके विशेषण हैं? इसके देखो, उत्तर में ये किसकी विशेषताएं हैं, तो उत्तर में कहते हैं अर्थस्य, अर्थ मैंने पदार्थ के हैं ये विशेषण। कौन से 288 प्रकार जो बनाए ये किसके विशेषण हैं, पदार्थ के। पढ़ लीजिए एक पैराग्राफ। ये पदार्थ के हैं प्रगट व्यक्त रूप वस्तु के संबंध में बहु आदि 12 प्रकार के पदार्थ इंद्रिय अवग्रह द्वारा ज्ञात होते हैं। नेत्रादि इंद्रियों के विषय अर्थ हैं, बहु आदि उनके विशेषण हैं। ये 288 भेद द्रव्य की अर्थ पर्याय को जानते हैं, व्यंजन को नहीं। यह इस सूत्र का प्रयोजन जानना। अब शिष्य पूछता है कि ये अवग्रहादि भेद सभी इंद्रिय और मन के विषय रूप अर्थ के होते हैं या इनमें कुछ विशेष है? हाँ जी, इसके उत्तर हाँ, अब प्रश्न खड़ा हो गया, और इस विषय को हम कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि समय नहीं है। ये अवग्रह आदि जो भेद बताए, तो क्या सभी इंद्रिय और मन के विषय रूप अर्थ के होते हैं या इनमें भी कुछ विशेष है? तब बताएंगे कि व्यंजनस्य अवग्रह, ये व्यंजन का मात्र अवग्रह होता है, उसके यह अवाय धारणा नहीं होते। देखो, अप्रगट रूप शब्दादि विषय का ग्रहण वो व्यंजन है, माने इसमें क्या होता है, अवग्रह होगा, जब तक आगे का नहीं हुआ तब तक वो कहलाता है व्यंजनावग्रह। ठीक है, या अथवा जिसका सिर्फ अवग्रह होकर छूट जाएगा तब तक वो व्यंजनावग्रह कहलाता है, और जब उसके आगे के भी हो जाएंगे या अवाय धारणा तब वो कहलाएगा अर्थावग्रह। तो इसकी चर्चा कल करेंगे, थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है व्यंजनस्य अवग्रह की। ठीक है, तो इसके फिर ख्याल में आएगा आपको अर्थस्य, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह में क्या अंतर है। चलिए, तो भैया समझ। इनकी डिटेलिंग भी धवला जी वगैरह में है, वो तो अगर और डिटेल में इन्हें पढ़ना हाँ, चाहें, समझना अगर चाहें। हाँ इसको और डिटेल में पढ़ना चाहो तो गोमट सार में भी है ये, जो आपकी ज्ञान मार्गणा है, ज्ञान मार्गणा में भी है इसका खुलासा। ठीक बड़े ग्रंथों में और विशेष अर्थ है इसका, कर लेंगे अब ठीक। बाकी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देता हूँ धूप।